Hello students, today our topic is cascading style sheet, and in this lecture we are going to discuss about internal, external, inline CSS. So let's start. स्टूडेंट्स, हम अपने अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं CSS के रिगार्डिंग, उसमें हम सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। सभी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, और जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि अभी हम एक बार और रिवाइज़ करेंगे CSS को। तो ये लास्ट क्लास है CSS के रिगार्डिंग। अभी तक CSS कंप्लीट हो चुका है आपका, और पिछली बार हमने एक बार फिर से समझा था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप से हम सेलेक्टर ले सकते हैं CSS में। एलिमेंट सेलेक्टर की बात करें, या फिर बात करें हम आईडी सेलेक्टर की, या क्लास सेलेक्टर की, या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर की, या ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स की, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके थे अभी तक अपने लास्ट वीडियो में। तो आज हम एक बार फिर से देखेंगे कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS किस तरीके से पाइथन किस तरीके से आपका अप्लाई की जाती है CSS में। तो CSS के बारे में पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। अब लास्ट क्लास है आपको, तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि एग्ज़ाम में ये कंफर्म है आपका कि सेलेक्टर के बारे में रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, और एक इनलाइन, एक्सटर्नल और आपकी इंटरनल CSS से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होगा। बाकी CSS में आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ देखनी है, जैसे टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टी है, आपकी कलर की क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं, फ़ॉन्ट की क्या प्रॉपर्टी है, लिंक की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये बॉर्डर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से हम इमेज सेट कर सकते हैं। तो ये सभी आपको प्रॉपर्टी वैल्यू पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये कि हम सेलेक्टर कैसे लेते हैं, और दूसरा ये कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेलेक्टर के बारे में हमने पिछली बार बात की ही थी, और आज हम इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल के बारे में एक बात और करेंगे। तो CSS की सिलेबस की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको आप रिवीजन समझिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ हम CSS कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर, जैसा आप जानते हैं कि सिर्फ अभी HTML में फॉर्म बचा है जिसको अभी पढ़ाना बाकी है। बाकी HTML का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म को स्टार्ट कर देंगे, और इसमें 2 to 3 लेक्चर्स, आई थिंक मैक्सिमम 4 इतने और इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो वो भी अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं CSS की। तो जैसा हम जानते हैं कि CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और ये बेसिकली वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेब पेज का लुक एंड फील बेहतर बना सकें, इसके लिए हम CSS को यूज़ करते हैं। तो समझते हैं कि किस तरीके से CSS इम्प्लीमेंट की जा सकती है। देखिए, CSS 3 टाइप से इम्प्लीमेंट की जा सकती है: एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ठीक, तो पहले एक इंटरनल का एग्जांपल देख लेते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन को हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, एक एग्जांपल दे रखा है इंटरनल CSS। पहली बात तो ये कि इसे इंटरनल क्यों कहा जाता है, ये समझिए आप। इंटरनल CSS में आपको CSS की कोडिंग HTML के प्रोग्राम के अंदर ही करनी है। CSS कोडिंग द पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसे इंटरनल CSS बोलते हैं। आपको अलग से कोई CSS की फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन दूसरा ये है यहाँ पर कि हम CSS की कोडिंग लिखेंगे, HTML प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे। देखिए, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके हमें CSS की कोडिंग लिखनी है। तो हमेशा याद रखिएगा, हेड के अंदर स्टाइल। तो आपने देखा होगा इसके अंदर HTML हेड है, स्टाइल है। अब हेड में हम स्टाइल के साथ साथ हेडिंग देने के लिए हम टाइटल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टाइटल यूज़ कर सकते हैं पहले या बाद में स्टाइल से, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको CSS की कोडिंग करनी है, इंटरनल CSS को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको तो स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैंने स्टाइल लिखा है। उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें सेलेक्टर लिखना पड़ता है। सेलेक्टर का मतलब उस एलिमेंट का नेम जिस पर हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इन दैट केस इट इज़ बॉडी। तो हम बॉडी का ये चाहते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो हो, तो हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी के बाद कर्ली ब्रैकेट का साइन, और उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम। इस केस में प्रॉपर्टी का नेम है बैकग्राउंड डैश कलर, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ओके, उसके बाद कॉलन का साइन। प्रॉपर्टी के बाद जब हम वैल्यू देते हैं तो हमेशा कॉलन का साइन लगाते हैं। देन आफ्टर वैल्यू देंगे, तो वैल्यू इसमें येलो है। कलर का नेम देने के लिए आप हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, RGB, ठीक है, या फिर कलर नेम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में हमने सिंपल कलर का नेम यूज़ किया है। आप RGB के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप
हेक्साडेसिमल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिंपल लगते हैं इसको, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन येलो, ये कलर रखा हमने बैकग्राउंड का कलर रखा हमने येलो, और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर एक पार्ट कंप्लीट हो गया, इट मीन्स बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले सेमी कॉलन का साइन लगाना ना भूलें। जब कभी भी हम प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन देते हैं तो कॉलन से प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करते हैं, और उसमें भी प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे, वैल्यू बाद में, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन का साइन, ये इसका सिंटैक्स है, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब कोडिंग किसके अंदर करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और उसके बाहर क्या होगा? सेलेक्टर का नेम। सेलेक्टर मतलब जिस एलिमेंट पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको किसी और पर अप्लाई करना है, जैसे आपने H1 पर अप्लाई करना है आपको, तो H1 लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर से कोडिंग लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा कलर, वैल्यू हो जाएगी रेड, सेमीकोलन का साइन, प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा टेक्स्ट डैश अलाइन, वैल्यू हो जाएगी सेंटर, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर और फिर सेमीकोलन। तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा, क्लियर। तो देखिए, एक बार में आप एक सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें, यूनिवर्सल सेलेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम सभी पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिमेंट पर एक साथ सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं CSS की। और साथ में क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो एलिमेंट सेम क्लास को बिलोंग करते हैं उन सभी पर भी हम सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं आपकी CSS की। तो ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में समझ चुके थे, देख चुके थे, और अभी जैसा आप जानते हैं कि ये रिवीजन चल रहा है, और इसीलिए एक बार को कंप्लीट करने से पहले मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ डाउट आपके माइंड में बना रहे, इसलिए एक बार फिर से मुझे लगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन एक आपको बता देना चाहिए, इसलिए क्लास हो रही है आपकी, ठीक है। और आईडी सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट से पहले का वीडियो जाके देखिए, कल का वीडियो देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सेलेक्टर लिए जाते हैं। बहरहाल अभी ये इंटरनल CSS का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमने करने की कोशिश ये की है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर येलो आए, और साथ में जो हेडिंग है वो रेड कलर की हो, और उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो। तो इसके लिए हमने CSS का यूज़ किया। और जैसा हम जानते हैं CSS का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम वेब पेज को डेकोरेट करना चाहते हैं और पहले से बेहतर दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो अभी एक इंटरनल CSS का एग्जांपल है। तो इंटरनल CSS में याद रखिएगा कि इंटरनल CSS में हम हेड सेक्शन के अंदर HTML प्रोग्राम में स्टाइल टैग का यूज़ करके कोडिंग लिखते हैं। स्टाइल एलिमेंट यूज़ होता है, तो विद इन द स्टाइल एलिमेंट हम CSS की कोडिंग करते हैं। इट मीन्स सेलेक्टर, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हम CSS की कोडिंग करते हैं। इसलिए इंटरनल CSS बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये जितनी भी कोडिंग है ये CSS का ही पार्ट है। क्लियर? आपको कोई अलग से CSS की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटरनल CSS। आगे देखते हैं। देखिए, फिर पैराग्राफ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो पैराग्राफ एलिमेंट है तो लिखा है P, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉन्ट डैश फैमिली, तो इसकी फॉन्ट फैमिली दी हुई है, नेक्स्ट लाइन में दे रखी होगी, देखते हैं उसे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वर्डना दे रखी है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे रखा है। तो हमने पैराग्राफ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। देन आफ्टर एज यूजुअल हम जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा CSS का, तो हम स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे, देन हेड को क्लोज करेंगे, और देन आफ्टर बॉडी से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब हमने हेडिंग पर, पैराग्राफ पर, ठीक है, ये अप्लाई किया है, CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, तो हेडिंग पैराग्राफ को तो मेंशन करना ही था हमको, तो हमने किया भी है। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है हमने H1 माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर H1 को क्लोज़ किया है क्योंकि ये कंटेनर टैग है। पैराग्राफ को लिया है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ को क्लोज़ किया, देन आफ्टर बॉडी को क्लोज़ किया। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने बॉडी पर, पैराग्राफ पर और हेडिंग पर, तीनों पर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, और लास्ट में फिर हमें HTML को क्लोज़ करना होता है, तो हमने क्लोज़ किया है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक नॉर्मल जैसे हम HTML का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसी तरीके से, तो हमें आउटपुट में जो भी हमने CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो हमें दिखेंगी। जैसे बैकग्राउंड कलर हमको येलो दिखेगा, हेडिंग का कलर रेड दिखेगा, हेडिंग का सेंटर अलाइन आपका हेडिंग आपकी सेंटर अलाइन होगी। क्लियर? तो ये एक प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इंटरनल CSS। बात यहाँ पर सेलेक्टर की हो रही है, तो आपको एक बार फिर से सिंटैक्स दिखा देते हैं सेलेक्टर का, किस तरीके से सेलेक्टर लिया जाता है। सबसे पहले एलिमेंट का नेम लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टर। तो H1 यहाँ पर सेलेक्टर हो गया, इट मीन्स हेडिंग 1 सेलेक्टर है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसा आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो डिक्लेयर करते हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यू को एक साथ डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, कॉलन का साइन लगाते हैं, फिर
उसकी वैल्यू लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू डिफाइन करने के बाद जो बताता है कि एक प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन आपने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ तक। तो जैसे इसके अंदर लिया मैंने कलर कॉलन ब्लू, तो इसका मतलब कलर होगा हेडिंग का वो ब्लू होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अप्लाई किया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश साइज, तो फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। वैल्यू ले ली हमने 12 पिक्सल, तो फॉन्ट डैश साइज कॉलन 12px, फिर आपका सेमी कॉलन का साइन, देन आफ्टर आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो ये CSS का सिंटैक्स था जिसमें हमने एक सिंपल हेडिंग के ऊपर ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग आप स्टाइल शीट CSS को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये है एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो इंटरनल अभी हमने बताया एक एग्जांपल के थ्रू आपको, अब बताते हैं एक्सटर्नल, ठीक। तो एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं ये हम समझेंगे, और फिर देखेंगे इसको डिटेल में। तो एक्सटर्नल अगर CSS की हम बात करें तो जैसा इसके नेम बता रहा है हमें कि फाइल जो होगी CSS की एक अलग ही फाइल होगी, ठीक। और HTML फाइल में हम उस फाइल को लिंक कर देंगे, HTML फाइल से उस फाइल को लिंक किया जाता है, जो एक्सटर्नल फाइल होती है। तो एक्सटर्नल फाइल को जब लिंक कर दिया जाता है तो एक्सटर्नल फाइल CSS की जो होगी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अप्लाई हो जाती हैं HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स पर। तो एक HTML की फ़ाइल होगी और एक अलग CSS की फ़ाइल होगी, दोनों फाइल को लिंक कर दिया जाता है। तो समझेंगे किस तरीके से लिंक किया जाता है और एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाई जाती है। तो देखिए यही लिखा हुआ, विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट आपको एक एक्सटर्नल CSS बनानी है। और उस एक्सटर्नल CSS में आप जो भी कोडिंग करोगे वो कोडिंग आपकी जो CSS की होगी वो वेब पेज पर रिफ्लेक्ट होगी आपकी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक CSS की एक अलग फाइल है और आपकी HTML की अलग फाइल है। तो ईच HTML पेज मस्ट इंक्लूड ए रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इनसाइड द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जब एक फ़ाइल हम अलग से बनाएंगे CSS की और HTML की फ़ाइल हमारी अलग होगी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो एक्सटर्नल फाइल होगी उसका इफेक्ट HTML के एलिमेंट्स पर होगा। तो देखिए हम क्या काम करते हैं कि हम एक टैग यूज़ करते हैं और टैग का नेम है लिंक, ठीक। और इसको यूज़ करते हैं हम HTML फाइल में हेड सेक्शन के अंदर। पिछली बार हमने क्या यूज़ किया था, स्टाइल, इस बार क्या यूज़ कर रहे हैं, लिंक। लेकिन यहाँ हम कोडिंग नहीं करेंगे, यहाँ हम लिंक डिफाइन करेंगे। हम यहाँ दोनों फाइल को, हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों फाइल को आपस में इंटरकनेक्ट करने का है। तो लिंक के थ्रू हम CSS फाइल को HTML से लिंक कर देंगे। तो होगा क्या कि अब ये दोनों फाइल बेशक अलग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों लिंक्ड हैं तो उससे क्या होगा कि CSS फाइल पे जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं वो प्रॉपर्टीज़ आपकी रिफ्लेक्ट होंगी HTML की फाइल में। तो ये एक मेन एडवांटेज आता है। तो ये एक्सटर्नल CSS विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो आप सिर्फ एक फाइल चेंज करके आप एंटायर वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। चलिए इसको देखते हैं ज़रा। ये एक प्रोग्राम है, आप जैसे देख पा रहे हैं, ठीक। अभी HTML की कोडिंग की है हमने। तो HTML में हेड के अंदर हमने क्या लिखा है, लिंक, ठीक है, लिंक टैग लिखा है हमने। और इसमें 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है REL, एक टाइप और एक href। REL की वैल्यू देते हैं हम स्टाइल शीट, REL का मतलब होता है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप इसका स्टाइल शीट। टाइप टेक्स्ट डैश CSS, टेक्स्ट हो सकता है, CSS हो सकता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, इसको तो सेम रखना है, इसको तो एज इट इज़ लिखना है, REL और टाइप को। href आपको देखना है, href का मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको उस CSS की जो फाइल है उसका नेम लिख देना। अगर HTML फाइल और CSS फाइल दोनों एक ही जगह है पर, एक ही मतलब जैसे डेस्कटॉप पर है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ नेम लिख दीजिए। अदरवाइज़ आपको कंप्लीट एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा उसका, कि किस फाइल में है, किस फोल्डर में है, ठीक है। ये तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो CSS की फ़ाइल है उसके नेम mystyle.css है और वो डेस्कटॉप पर ही है जहाँ पर मेरा मेन HTML का प्रोग्राम है। तो मैं लिखूँगा href इक्वल टू डबल कोट्स में mystyle.css। ये किसी डी ड्राइव में होता, प्रवीण फोल्डर में होता, तो मैं लिखता d:/प्रवीण/ फिर mystyle.css। इस तरीके से, इमेज का एड्रेस दिया था उसी तरीके से, क्लियर। तो चूँकि यहाँ पर दोनों हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फाइल भी अभी हमारी
डेस्कटॉप पर ही हमारा HTML का मेन प्रोग्राम ही हमने डेस्कटॉप पर ही बनाया है। तो यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम जो mystyle.css है, तो होगा क्या, इसके बाद क्लोज कर दें लिंक को। तो अभी हमारी जो mystyle.css फाइल है, ठीक है, CSS की जो फाइल है, देखिए CSS फाइल की एक्सटेंशन हम जब देते हैं तो डॉट लगाने के बाद CSS लिखते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज ए CSS फाइल। तो CSS फाइल होगी, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे CSS फाइल कैसे बनाएंगे। लेकिन mystyle.css एक CSS फाइल है और ये हमने लिंक कर दी। तो अब जब हमने HTML से इसको लिंक कर दिया तो CSS की जो भी कोडिंग होगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सब अप्लाई हो जाएंगी इस HTML में, ऐसे HTML की कोडिंग में। मतलब अभी जैसे बॉडी में हमने हेडिंग और पैराग्राफ दे रखा है बॉडी, तो यहाँ 3 टैग दे रखे हैं हमने 3 मेन बॉडी के अंदर, बॉडी और H1 P, तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई एलिमेंट अलग से तो हमने डिफाइन किया नहीं है। तो मे बी कि mystyle.css में बॉडी पर, H1 पर या P पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की गई हों, तो हम देखेंगे वो कैसे क्या अप्लाई किया गया है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की गई mystyle.css की, वो इस HTML पेज पर अप्लाई हो जाएंगी। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, HTML प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी आउटपुट में। तो हेड को क्लोज़ किया फिर हमने लिंक के बाद, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, लिंक आपका कंटेनर टैग नहीं है, तो लिंक सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, लिंक के अंदर ये पूरी कोडिंग की जाएगी, लिंक को क्लोज़ नहीं करते हम। अच्छा फिर बॉडी, हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी के अंदर हेडिंग को डिफाइन किया है, दिस इज अ हेडिंग। पैराग्राफ को डिफाइन किया है, दिस इज अ पैराग्राफ। फिर बॉडी को क्लोज किया है, देन आफ्टर HTML को क्लोज किया एज यूजुअल। अब देखिए ज़रा, सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम CSS फाइल कैसे बनाएंगे। देखिए CSS फाइल आपको नोटपैड पर ही बनानी है, या कोई भी और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल रखिए, नोटपैड पर बनाइए। तो नोटपैड पर जिस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। बस याद रखिएगा जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए तो उसको सेव एज में जाके फाइल को .css से सेव कर दीजिएगा। जैसे mystyle आपने नेम दिया, तो लिखेंगे आप, सेव एज में जाएंगे, नेम देंगे mystyle.css, तो वो आप CSS की फ़ाइल बन जाएगी। एक तो टेक्स्ट फाइल रहेगी सेव करेंगे तो, और सेव एज करेंगे तो .css करेंगे तो फिर वो आपकी दूसरी फाइल बन जाएगी, CSS की फाइल बन जाएगी। तो CSS की कोडिंग आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी रहेगी, टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में भी, और CSS की फॉर्म में भी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, तो ये आपकी एक CSS फाइल बन जाएगी इस तरीके से। तो .css से सेव करेंगे। अब इस फाइल में लिखेंगे क्या, तो इसमें जैसे हम कोडिंग लिखते हैं CSS की, उसी तरीके से, मतलब जैसे पहले सेलेक्टर लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो जिस पर भी हमें अप्लाई करना है, जिस एलिमेंट पर भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, उस एलिमेंट को हम एज ए सेलेक्टर यूज़ करेंगे और उस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देंगे। जैसे मुझे बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू चाहिए, और हेडिंग का कलर नेवी कलर का चाहिए, और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल चाहिए। तो मैं लिखूँगा बॉडी बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन लाइट ब्लू, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, अक्सर आप भूल जाते हैं, मैंने देखा है जब कभी भी टेस्ट होते हैं। तो फिर उसके बाद हेडिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर कलर कॉलन नेवी, फिर सेमी कॉलन, फिर मार्जिन डैश लेफ्ट कितना हो गया, 20 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो इसका 20 पिक्सल आपका लेफ़्ट मार्जिन हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या लिखा, अच्छा ये हो गया आपका एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से दोनों फाइल लिंक हो जाएंगी, तो दोनों एक अलग अलग फाइल कंसीडर ना होके एक ही फाइल कंसीडर होगी, क्योंकि आपने लिंक कर दिया है उसको। तो जब लिंक कर दिया तो लिंक का ये एडवांटेज मिलेगा आपका कि लिंक करने से आपकी जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपकी HTML के वेब पेज पर अप्लाई हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। तो चलिए अब इंटरनल CSS की बात करते हैं। सो इंटरनल स्टाइल शीट में भी यूज वन ऑफ द सिंगल HTML पेज एज ए यूनिक स्टाइल। तो अभी इसमें सिंगल पेज पर ही हमें CSS की कोडिंग करनी है, तो कुछ अलग से नहीं करते। अभी एक एग्जांपल भी समझाया था, एक्चुअली स्टार्टिंग हमने इंटरनल CSS सीखी थी, जिस एग्जांपल को समझाया था वो इंटरनल का ही एग्जांपल था। तो जैसे मैं बता चुका हूँ इसमें कि आपको स्टाइल टैग के थ्रू, स्टाइल एलिमेंट के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, HTML के अंदर हेड सेक्शन के अंदर आप देखिए, ठीक है, येलो कलर में दे रखा है, तो जो येलो कलर वाला पार्ट है वो CSS का पार्ट है, ठीक। तो हेड सेक्शन में हमने स्टाइल टैग के अंदर ये आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर ले लिया अलग हमने, फिर हमने H1 पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, कलर लिया उसका, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल कर दिया है। तो जिस तरीके से
CSS की प्रॉपर्टीज़ वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है उसी तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले प्रॉपर्टी, फिर कॉलन लगा के वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, ठीक है। सेलेक्टर का नेम कर्ली ब्रेसेस से बाहर, तो सेलेक्टर है इसके अंदर बॉडी H1, ठीक। तो हमने बॉडी पर और हेडिंग पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं यूजिंग इंटरनल CSS। तो एक बात बिल्कुल समझ लीजिएगा, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, कि जब कभी भी हम इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं या हमें करना होता है तो हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और स्टाइल को कहाँ डिफाइन करेंगे? हेड सेक्शन में। स्टाइल को हेड सेक्शन में डिफाइन करेंगे। हेड के अंदर टाइटल डिफाइन करना चाहें टाइटल डिफाइन कीजिए, पहले बाद में डजेंट मैटर, अलग बात है वो। हेड के अंदर कुछ और डिफाइन कर रहे हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमको अगर CSS डिफाइन करनी तो हम हेड के अंदर हमेशा स्टाइल टैग का यूज़ करके इसको डिफाइन करेंगे, जैसे इस केस में हमने कर रखा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देखिए, हेड के बाद हेड को जब क्लोज कर देंगे तो फिर हम बॉडी में HTML के टैग को डिफाइन करेंगे डिफरेंट, जैसे H1 है, ठीक है। दिस इज़ द हेडिंग, पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो हेडिंग और पैराग्राफ को हमने मेंशन किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये इंटरनल CSS इम्प्लीमेंट होता है। तो अभी आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा एक HTML का प्रोग्राम बनाइए और स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करके उसकी कोडिंग कीजिए विद इन द HTML प्रोग्राम, ठीक है। अब ये भूल ही जाइए कि आप CSS का कुछ अप्लाई कर रहे हैं, बस याद रखिएगा स्टाइल के अंदर जो भी आपको जिस तरीके से सिंटैक्स है कि पहले सेलेक्टर मेंशन करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू, उस तरीके से आप कोडिंग उसका लिख दीजिए और ये आपका CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका HTML के साथ ही। तो ये इंटरनल CSS इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको कुछ अलग से नहीं करना है, क्लियर। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS हो गया आपका, एक्सटर्नल CSS हो गया। अब बात करते हैं हम इनलाइन CSS की। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। तो इनलाइन CSS को एक लाइन के अंदर ही हम कोडिंग करते हैं और एक बार में एक एलिमेंट पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसको इनलाइन CSS बोला जाता है। तो लिखा भी हुआ है, इनलाइन स्टाइल में भी यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए, एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम उसकी यूनिक स्टाइल प्रोवाइड कराते हैं इनलाइन के अंदर, ठीक। To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस एलिमेंट पर भी आपको CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उस एलिमेंट के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि स्टाइल को हमने एज ए एलिमेंट यूज़ किया था इंटरनल में, पर स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम इनलाइन में, पहली बात। दूसरी बात जो दोनों में कॉमन है इंटरनल में और इनलाइन में, वो ये कि दोनों में हमें कोई अलग से फाइल मेंटेन नहीं करनी होती CSS की। दोनों में हम CSS की कोडिंग HTML की कोडिंग के साथ ही करते हैं, ठीक। और डिफरेंस ये है कि जहाँ हम इंटरनल में स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के अंदर CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए, वहीं इनलाइन में हमें जो इनलाइन की कोडिंग करनी होती है, इनलाइन CSS कोडिंग करनी होती है, वो बॉडी टैग के अंदर ही करनी होती है, हेड सेक्शन के अंदर नहीं करनी होती है। और बॉडी के अंदर जिस टैग पर हम, जिस एलिमेंट पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहें, उस एलिमेंट के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम जो भी प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर देते हैं CSS की। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, तो इसमें देख रहे होंगे आप कि HTML बॉडी। अब देखिए HTML हेड वगैरह मैंने मेंशन नहीं किया, आप करना चाहें कर सकते हैं। हेड कीजिए, हेड के अंदर आप टाइटल दीजिए, ठीक है। जो भी आपको हेड मेंशन करना है, अगर वेब पेज का टाइटल चाहते हो तो टाइटल दीजिए। लेकिन चूंकि हम यहाँ इनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो हेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ मुझे वेब पेज का नेम भी नहीं देना, तो मैंने हेड को मेंशन ही नहीं किया, क्लियर। तो अब बॉडी में हम आएंगे, मेन प्रोग्राम को छोटा रखने के लिए ये सब किया गया है और इसका और कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है। फिर बॉडी में हम देखेंगे कि हमने मान लीजिए हमको हेडिंग पर H1 पर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यूजिंग इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब है एक बार में एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा, उसको स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो जैसे लिखा H1 स्टाइल कलर कॉलन ब्लू, तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो अभी और फिर हेडिंग को क्लोज कर दें, फिर इसका जो ओपन टैग है उसे क्लोज कर देंगे। फिर हेडिंग का जो भी कंटेंट है दिस इज हेडिंग वो लिखेंगे और फिर H1 को क्लोज कर देंगे।
तो आपने क्या हमने क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि हमने H1 के साथ स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट यूज़ किया और उस एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसकी जो वैल्यू दी उसमें हमने डबल कोट्स में क्या किया, हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी जैसा उसका सिंटेक्स होता है। अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें हम सेलेक्टर नहीं लिख रहे क्योंकि सेलेक्टर तो H1 ऑलरेडी है ही। क्लियर? तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर सेलेक्टर लिखते थे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल आपको डबल कोट्स में कर्ली ब्रेसेस को भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेलेक्टर को, क्योंकि सेलेक्टर यहाँ H1 हो गया आपका। और डबल कोट्स में हम सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन लिखेंगे जिसे हम सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। तो प्रॉपर्टी हो जाएगी कलर, वैल्यू हो जाएगी ब्लू। इसी तरीके से फिर सेमीकोलन के बाद सेकंड प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट डैश अलाइन, वैल्यू हो जाएगी इसकी सेंटर। तो दिस इज़ द हेडिंग। तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए ज़रा, अब आती है बात पैराग्राफ पर। तो पैराग्राफ पर हमने हमको अप्लाई करना है, उसका कलर रेड करना है। तो हम लिखेंगे पी स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड। तो पैराग्राफ का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बॉडी को क्लोज करेंगे, देन आफ्टर HTML को क्लोज करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो दो बातें मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इनलाइन CSS में हम पहली बात तो ये करते हैं कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के साथ जिस एलिमेंट पर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है CSS की। क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, वो ये कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम यहाँ पर फिर सेलेक्टर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेलेक्टर तो एलिमेंट है ही, क्योंकि एलिमेंट के साथ ही हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके। और कर्ली ब्रेसेस ना यूज़ करके हम डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू को कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। तो ये था स्टूडेंट इनलाइन CSS का एग्जाम्पल। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए इससे रिलेटेड, और वो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंटरनल भी यूज़ करें, इनलाइन भी यूज़ करें और एक्सटर्नल भी यूज़ करें? क्या तीनों को एक साथ यूज़ किया जा सकता है CSS अप्लाई करते समय? और उसमें भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही एलिमेंट पर इंटरनल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एक्सटर्नल के थ्रू प्रॉपर्टी अप्लाई करें? चलिए पहले इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई और हमने मान लीजिए H1 हेडिंग पर प्रॉपर्टी अप्लाई की, उसका कलर हमने चेंज कर दिया। और फिर हमने इंटरनल को भी यूज़ किया, स्टाइल टैग को भी यूज़ किया, और हमने वहाँ पर उसका कलर मान लीजिए कुछ और कर दिया, ब्लू कर दिया। तो जब हम दोनों यूज़ करेंगे तो इंटरनल एप्लीकेबल होगा या एक्सटर्नल एप्लीकेबल होगा? कौन सी CSS की सेटिंग अप्लाई होगी? क्योंकि टैग तो एक ही है और कलर एक बार में या तो ब्लू हो सकता है या रेड हो सकता है। क्लियर? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम इंटरनल और एक्सटर्नल अगर दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, इनलाइन की भी फिलहाल बात नहीं करते, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, या तीनों यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? पहले दो की बात कर लेते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में प्रायोरिटी किसे मिलेगी। देखिए, प्रायोरिटी नहीं मिलेगी किसी को भी, प्रायोरिटी मिलेगी उसको जो आपने बाद में अप्लाई किया होगा। मेरी बात को समझिएगा। देखिए, इंटरनल को हम अप्लाई करते हैं स्टाइल एलिमेंट के थ्रू, एक्सटर्नल को अप्लाई करते हैं हम लिंक टैग के थ्रू। तो अगर लिंक बाद में आया स्टाइल के तो एक्सटर्नल अप्लाई होगा, और अगर स्टाइल बाद में आया लिंक के तो फिर इंटरनल अप्लाई होगा। क्लियर? और उस केस में अप्लाई होगा जब आपने एक ही एलिमेंट पर दोनों अलग अलग फाइल से CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं, इंटरनल से के थ्रू भी अप्लाई किया और एक्सटर्नल के थ्रू भी अप्लाई किया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये लिखा भी हुआ है। इन सम प्रॉपर्टीज हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द सेम सेलेक्टर एलिमेंट इन डिफरेंट स्टाइल शीट, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। तो जो बाद में किया है आपने उस पर एप्लीकेबल होगा, पहले नहीं, जो बाद में यूज़ किया है, क्योंकि दोनों को हेड के अंदर ही डिफाइन किया है। देखिए, चूंकि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, एक को लिंक के थ्रू, लिंक टैग के थ्रू, और एक को स्टाइल एलिमेंट के थ्रू, तो इसीलिए पहले हमने इंटरनल एक्सटर्नल की बात की। लेकिन क्या होगा तब जब इनलाइन भी यूज़ होगा? तो इनलाइन यूज़ होगा तो प्रायोरिटी इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में आपको किस पर मिलेगी? इनलाइन पर मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर इनलाइन पर मिलेगी, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की होती है। तो अगर हेडिंग पर किसी H1 पर आपने एक्सटर्नल के थ्रू कोई कलर अप्लाई किया, मान लीजिए ब्लू किया है, इंटरनल के थ्रू आपने रेड किया है, और इनलाइन के थ्रू आपने येलो किया है, तो नो मैटर के हेड के अंदर पहले कौन आ रहा है बाद में कौन में आ रहा है, इनलाइन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपको अप्लाई होंगी उस केस के अंदर। तो इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल में इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है उस केस में, अगर आपका सेलेक्टर एक ही सेलेक्टर है तीनों में, तो यानी एक ही एलिमेंट पर आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं तो। और फिर इनलाइन के बाद अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल इंटरनल में जो बाद में आया है हेड सेक्शन में उस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, वो आपका एप्लीकेबल होगा, दूसरा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ठीक है, करके देखिएगा इसको। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट वीडियो है CSS के रिगार्डिंग। अब CSS कंप्लीट हो चुका है, तो अभी कुछ और ज़्यादा पढ़ाने को है नहीं CSS में, ठीक। और ये टर्म 1 में आएगा भी नहीं। अभी एक टॉपिक बचा है फॉर्म, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।